गोल में हम लोग शुरुआत करेंगे जलमंडल से। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में जो जल का भाग है वो अधिक है। पृथ्वी पर उपस्थित के जल का कुल मात्रा का लगभग 97.5% महासागरों में है, जो कि खारा है। केवल 2.5% भाग स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का 59% भाग महासागरों में और अन्य स्थान वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। अब अगर नीचे देखते हैं कि महासागर 4 हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर। महासागरों की औसत गहराई लगभग 3800 मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में और न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में होता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर या साइबेरियन शेल्फ है। अब यहाँ देखते हैं गहराई। मरियाना गर्त, जो कि सबसे ज़्यादा गहरी है, प्रशांत महासागर में है। गुआम द्वीप के पास है ये। टोंगा प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो है प्यूर्टो रिको गर्त, पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज़ के पास है। उसके बाद रोमसे गर्त, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और उसके सुंडा गर्त बीपीएससी में पूछा हुआ है। पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप के आसपास है, ये द्वीप का नाम पूछा था। विश्व में लगभग 57 गर्तों को सबसे ज़्यादा जो गर्त है प्रशांत महासागर में, तो सबसे कम हिंद महासागर में है। समान खारेपन वाली स्थानों को मिलाकर खींची वाली रेखा को समलवन रेखा यानी कि आइसोहलाइन कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ध्यान दीजिएगा, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। दूसरा स्थान मृत सागर का है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। हेलेक्लाइन वाला तभी बताएं, तीव्रता के साथ बढ़ती है। और समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ा देती है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। समान शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाइयोट कहते हैं। अभी बताएं, गुआम द्वीप के पास सबसे गहरी स्थान है गरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास संसार के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति वाला स्थान है। ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर अपने से जुड़े समुद्रों के साथ धरातल का लगभग 1/3 भाग ढकता है। इसका शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर और आधार अंटार्कटिक महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती जो भाग सागर है वो पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, आकोष्टक सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर इत्यादि है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया के खाड़ी ही फेमस है, जिसकी बीस बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों को मिलाकर भी उससे ज़्यादा है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से ज़्यादा है, सॉरी। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर के गर्म जल धाराएँ दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति को एल नीनो कहा जाता है।
एल नीनो घटना का प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया का वायुदाब परिवर्तन के साथ गहरा संबंध है और ये दुनिया भर में मानसून को प्रभावित करता है। अटलांटिक महासागर दुनिया का छठा भाग है, अर्थात इसका क्षेत्रफल लगभग कुल का 16% है। इसका आकार एस की तरह है और इसके नीचे देखते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमुडा, प्रवाल द्वीप एवं असेसन, त्रिस्ता दी कूना, सेंट हेलेना, गोवा तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां से टेलीग्राफिक पठार के रूप में कहा जाता है। उत्तरी भाग को डॉल्फिन, भूमध्य रेखा के निकट रोमांस, गंभीर, इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग को डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर एवं कैरेबियन सागर महत्वपूर्ण सागर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर को एक अर्ध महासागर कहा जाता है क्योंकि इसके उत्तर में कई सारे महाद्वीप स्थित हैं। मॉरिशस, रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न द्वीप है। पर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। डियागो गार्सिया भी हिंद महासागर में ही स्थित है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। सेलिविच सागर स्थित है आर्कटिक महासागर में। चलिए आगे देखते हैं ठंडी जलधाराओं के बारे में। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधाराएं कहते हैं। गर्म जलधाराएं सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और जहाँ चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। नहीं कहता है जब हम आएंगे ना तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, यही है गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है, अर्थात ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है और जहाँ भी जाती है वहाँ का तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं और यह कोरोलिस बल के प्रभाव से होता है। अब देखते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। गर्म जलधारा देखते हैं, अच्छा क्यूरोसियो, एक और है जो नाम हम भूल रहे हैं। गर्म जलधारा देखते हैं क्यूरोसियो जलधारा, एल नीनो, सुसीम की जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय धारा। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं ठंडी जलधारा लेब्राडोर की जलधारा, बेंगोल की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। और गर्म जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है, दक्षिण विषुवतरेखीय ब्राज़ील जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा इत्यादि। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं देखते हैं। ठंडी जलधारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और गर्म जलधारा दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुल घास की जलधारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ठंडी जलधारा कौन कौन है, गर्म जलधारा कौन कौन महत्वपूर्ण है। ठंडी में क्यूराइल हो गया, हम्बोल्ट या पेरुवियन हो गया, फिर लैब्राडोर हो गया, बेंगुएला हो गया, कनारी हो गया। ये महत्वपूर्ण जो नाम वाला इतना ही है। अब गर्म जलधारा देखते हैं, क्यूरोसियो हो गया, अलास्का हो गया, सुसीम हो गया, फिर गल्फ स्ट्रीम हो गया, इरमिंजर हो गया, ब्राज़ील हो गया और फिर अगुलहास। ये सब गर्म जलधारा है। सरगासो सागर जो घास वाला है, नहीं
हाँ वहाँ पे वही है, शांत जल क्षेत्र है, क्योंकि जो भी प्रवाहित जलधारा है ना उनके बीच ये स्थिर जल का क्षेत्र, इसलिए सारगासो सागर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घास, मोटी समुद्री घास तैरते रहती है। न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में लेबाडोर जलधारा मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी घास पाई जाती है और समुद्री मछली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्लैंकटन नामक यहाँ पे घास उगती है। हाँ देखिए, जापान के निकट क्यूरोशिबो गर्म धारा, ओबोशिबो की ठंडी धारा। देखिए यहाँ पे क्यूरोशिबो ओबोशिबो नहीं था, क्यूरोशिबो था, ओबोशिबो नहीं था। ओबोशिबो एक ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। देखते हैं, ला नीना एक शीतल जलधारा, जबकि एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव भारत पर। जिस वर्ष ला नीना क्या है, शीतल जलधारा की गहनता ज़्यादा होगा, उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होगा, यानी वर्षा बहुत बढ़िया होगा। और एल नीनो अगर ज़्यादा होगा तो भारतीय मानसून एकदम कहानी ख़त्म हो जाएगा, उसका खराब स्थिति नकारात्मक होगा। अब हम लोग ज्वार भाटा के बारे में देख लेते हैं। ज्वार भाटा के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कारक है, सूर्य का गुरुत्वीय बल है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, यानी कि महीना में 2 बार उच्च ज्वार आता है, एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा में दिन, और सप्तमी या अष्टमी को निम्न ज्वार आता है। तो बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 36 मिनट के बाद ज्वार, और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः ज्वार दिन में 2 बार आता है, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ ज्वारीय भार की ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर होता है। 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायु विज्ञान का अंग्रेजी होता है एरोलॉजी, वायु विज्ञान है, और ऋतु विज्ञान का अंग्रेजी होता है मेटियोरोलॉजी। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इसे कुल द्रव्यमान का, यानी वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। और वायुमंडल के प्रमुख गैस देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाय पवनों को शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन न होता तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, और नाइट्रोजन का जो विस्तार है वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक है। ऑक्सीजन के अभाव, इसके बिना हम ईंधन नहीं जला सकते थे, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन का फैलाव वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, और 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे भारी गैस है और सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांशतः विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है, अतः यह कांच घर या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल की निचली परत को यह गर्म रखता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन को लगातार जलाए जाने से इसके विस्तार में बहुत ज़्यादा मदद हो रहा है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण तथा वायुमंडल के जो तापमान में वृद्धि हो रहा है उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ओजोन, यह गैस अधिक ऊंचाइयों पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। इसका विस्तार लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। इसकी मात्रा कम होने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है।
जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है और ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह केवल 90 किलोमीटर भाग तक पाई जाती है। जलवाष्प का लगभग 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोत रहता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है। तो जो कंबल है धरती का, उसको किसे कहते हैं? जलवाष्प को। न तो पृथ्वी को अत्यधिक गर्म और न अत्यधिक ठंडा होने देता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं धूलकण की कहानी। धूलकण वायुमंडल के निचले भागों में होते हैं। इसके प्रमुख स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुआं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं, मेघों का निर्माण करती है। आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, धूल कण के कारण निकाला दिखाता है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया। पहला क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। इसमें 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धारा इसी मंडल की सीमा तक होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण संस्तर यही है। हम देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की सबसे अधिक मोटाई ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप भी हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं, आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प कुछ नहीं होता, काहे कि ये सब क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए वायुमंडल जो वायुयान या हवाई जहाज का जो उड़ान होता है वो समताप मंडल में ही होता है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसे? ओजोन परत को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें कौन है? CFC, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि निकलता है और भी है। क्लोरीन ज़्यादा क्षय करता है इसका। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं मध्यमंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। ऊंचाई के साथ साथ इस तापमान की कमी होने लगती है। आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं अंग्रेजी में। विद्युत आवेशित कण इसमें पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। यह भाग जो है वो कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होते रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसमें सबसे नीचे डी लेयर है जिसे लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है। इसलिए जो पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है वो इसी मंडल से कारण होती है। संचार उपग्रह आयन मंडल में ही रहता है। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसे कोई सीमा नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस यही दोनों होता है। ऑरोरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जो कि बोरियालिस और ऑस्ट्रालिस का अर्थ होता है उत्तरी और दक्षिणी होता है। इसके कारण ऑरोरा ऑस्ट्रालिस को उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश नहीं, ऑरोरा बोरियालिस को उत्तरी ध्रुव प्रकाश और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस को दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं।
सूर्य का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परिवर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्य ताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है और लगभग 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश पूर्ण मेघाच्छादन जब पूरा बादल से घिरा रहता है तो सूर्य के प्रकाश से कमी का कारण जो मूल कारण है वो परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण यानी सूर्य के विकिरण का प्रसार द्वारा प्रसारित ऊर्जा का केवल 51% भाग और वायुमंडल सूर्य ऊर्जा का केवल 14% भाग ही गर्म कर पाता है। वायुमंडल को गर्म तथा ठंडा करना निम्न विधियों से होता है। चालन जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो चालन होता है। अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु को। दूसरा संवहन है जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, चालन प्रक्रिया जो वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन जो है महत्वपूर्ण है। संवहन देखते हैं, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उड़ती है और ऊपर वाली धाराओं को गर्म करती है। मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान चलेगा, फिजिक्स में भी है, तो उसको संवहन कहते हैं। इसमें वायुमंडल नीचे से ऊपर तक गर्म होते जाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय और तरल पदार्थों में होता है क्योंकि उनके अणुओं के बीच बंधन कमजोर होता है, ठोस पदार्थों में नहीं होता है। विकिरण आप लोगों को पता है कि सूर्य से जो प्रकाश धरती पर आती है विकिरण के कारण ही आती है। अभिवहन यानी एडवेक्शन, और विकिरण का अंग्रेजी होता था रेडिएशन। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। साला बीपीएससी में था। वायुमंडल के पृथ्वी स्वयं एक गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड हो जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है और यह ऊर्जा जो है वायुमंडल को नीचे से गर्म करने लगती है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। और जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है, इसकी जो वायुमंडलीय गैसें इसका अवशोषण करती हैं। हम देखते हैं अभिवहन यानी एडवेक्शन क्या है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इसे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता है। उच्च अक्षांशीय पवनों में विशेषकर उत्तरी भाग में गर्मी में चलने वाली स्थानीय पवन जो लू होता है वह भी वहन का ही परिणाम है। एक चीज़ और है कि किसी भी सतह से जो सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा एवं उस सतह से परावर्तित होने वाले सूर्य ताप की मात्रा के जो अनुपात होता है उसको एल्बिडो कहते हैं। मानचित्रों पर जो तापमान का वितरण होता है उसको सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दिखाया जाता है। विषुवतरेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और सबसे अधिक तापांतर जो होता है यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। समताप रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती हैं। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा होता है। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें चूँकि धरातल और समुद्र जो है से धरातल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए तापमान संबंधी विषमताएं ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान संबंधी विशेषताएं कम पाई जाती हैं।
इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाओं के जो मोड़ है वो कम होता है और उनकी जो पूर्व पश्चिम दिशा है अधिक स्पष्ट होती है। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में होता है और साइबेरिया के बर्खोयांसक नामक जगह पे होता है। वहाँ का सबसे कम तापमान भी धरातल पर उसी जगह पर है। 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है जो वायु दाब बैरोमीटर से पाया जाता है। वायुमंडल दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। एक बार का मतलब 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल होता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता में घटता है। यह ह्रास प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार के रूप में होता है और समान वायु दाबों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। दूरी के संबंध में दाब परिवर्तन को दाब प्रवणता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वी के वायु धरातल पर है पृथ्वी के जो धरातल पर है वो 4 वायुदाब कटिबंध है। पहला विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। यह जो वायुदाब की पेटी है भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी दशांशों के बीच में स्थित है। यहाँ सालों भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। इस कटिबंध में धरातलीय क्षैतिज पन्ने नहीं चलती बल्कि तापमान के साथ वायु हल्की होकर उड़ती है और संवहनीय धाराओं का यहाँ क्या होता है, जन्म होता है। संवहनीय धाराओं का जन्म यहाँ होता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ अपकेंद्रीय बल सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि अपकेंद्रीय बल का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे ज़्यादा होता है और यह वायु को पृथ्वी की पृष्ठ से ऊपर ढकेलती है। इसके कारण भी यहाँ वायुदाब कम होता है। दूसरा उपोष्ण उच्च वायुदाब। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। यहाँ विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के नीचे उतरती है और उच्च वायु दाब उत्पन्न करती है। विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब की पेटियां उपस्थितियों इस उच्च वायु दाब वाली पेटी को अश्वाक्षांश कहते हैं। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों में क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच जो है निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। और जो पृथ्वी पर जो हवा होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा या एयर करंट कहते हैं। पवनों को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है द्राव प्रवणता बल, कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण एवं भूघर्षण। कोरियोलिस प्रभाव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार इसे बाइज बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा।
कोरलोइस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात की ओर बढ़ता है। विषुवत रेखा पर या विषुवत वृत्त पर कोरलोइस बल का मान 0 होता है। कोरलोइस बल का मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। इसी कारण विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं पछुआ पवन। जो पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं उसको पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन का जो सबसे ज़्यादा विकास है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, इसलिए इन अक्षांशों को गरजता 40 या प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? नाविकों के द्वारा दिया गया है। उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधियों के दोनों ओर गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। अब कुछ स्थानीय शीतल हवाएं देखते हैं वो कहाँ कहाँ चलती है। बिली बॉब, ये हवाएं अलास्का में चलती हैं। अगला है बोरा, ये हवाएं एड्रियाटिक तट में चलती हैं। मिस्ट्रल, स्पेन और फ्रांस में चलती है। यूरान, रूस में चलती हैं। बाइज, दक्षिणी फ्रांस में। पैम्पीरो, अर्जेंटीना में। फ्रिया मेज, ब्राज़ील में। नार्दर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोनेंटी, दक्षिण अफ्रीका में। पैपागायो, मैक्सिको में। मेस्ट्रेल, उत्तरी इटली में। मिस्ट्रेल था जो कि स्पेन और फ्रांस में था। नेवाडॉस, इक्वेडोर में। विली विली, ऑस्ट्रेलिया में। सिस्टॉन, पूर्वी ईरान में। हबूब, सूडान में। पुरगा, टुंड्रा प्रदेश में। और केप डॉक्टर, दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में चलता है। केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रमुख जो गर्म स्थानीय पवन है उनके बारे में हम देख लेते हैं। देख लेते हैं चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ से मुक्त कर देता है। फॉन, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म हवा है और यह भी स्विट्जरलैंड में इसका फ़ायदा होता है, अंगूर जल्दी पक जाता है। हरमट्टन, यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसे गिनी तट पर हरमट्टन को गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है। सिरोको, यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाले धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार हो जाती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली तक पहुंच जाती है। इसके अन्य नाम है जैसे खमशीन मिस्र में, गिबिली लीबिया में, चिली ट्यूनीसिया में, लेस्ट मैड्रिया में, सिरोको इटली में और लेबेक स्पेन में। चलिए आगे देखते हैं। सिसूम, यह अरब रेगिस्तान में बढ़ने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी तेज धुंधले आंधी होते हैं। ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर या न्यूजीलैंड में। सामल, इराक तथा फारस की खाड़ी में। सांता आना, कैलिफोर्निया में। कोम बैंग, जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है और तंबाकू खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अब कुछ अन्य गर्म हवाएं देख लेते हैं। टैमोनटेन होता है मध्य यूरोप में। अयाला होता है फ्रांस में। वर्गस होता है दक्षिण अफ्रीका में। सुखोई से याद कर सकते हैं, रूस एवं कजाकिस्तान में। बाग्या होता है फिलीपींस और द्वीप समूह में। गारिश, दक्षिण पूर्वी ईरान में। लू, उत्तरी भारत में। सोलैनो, दक्षिण पूर्वी स्पेन में। सामून, ईरान में। अब सुखोई, जो सुखो होता मेरे ख्याल से सुखोई को गर्म हवा कहा जाता है, सुखोवे को, उसी से सुखोई बन गया। अब यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, स्थल व समुद्री समीर क्या है। होता है कि ऊपर से जो समुद्र का जो हवा होता है वो गर्म होकर ऊपर उठता है और उसी का जगह लेने के लिए मतलब कि अंतः स्थल पर
जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और चूँकि समुद्र ठंडा रहता है हल्का, तो वहाँ से पानी इधर की ओर आता है, पानी हवा आता है इधर की ओर, और इस हवा को ही समीर बोलते हैं। समीर माने ठंडी हवा का झोंका। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम कहाँ चलता है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। कहाँ चलता है? पश्चिम से पूरब की ओर। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली है। इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वायु चलती है। जेट प्रवाह जो होता है वायुमंडलीय विक्षोभों जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। एशियाई मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह जेट स्ट्रीम माना जाता है। और पृथ्वी में जो तापमान का संतुलन होता है उसको तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। अब आगे देखते हैं चक्रवात, प्रति चक्रवात, इस सब के बारे में। वाताग्र जो है मध्य अक्षांश में निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दबाव और तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। वाताग्र तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं जिसके कारण वायु ऊपर उड़ती है और बादल बनाते हैं और वर्षा होती है। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। तापमान प्रवणता मतलब तापमान में अंतर, तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, इनकी विशेषता है ये, और इसी कारण वायु पर उठती है और बादल बनते तथा वर्षा होती है। यानी कि वाताग्र वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में देखते हैं। वे चक्रवाती वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, इन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। ये भी मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक परिवर्तन लाते हैं। अब आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं, मतलब महासागर से। इनके कारण अत्यधिक विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाता है। चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से बोलना जरूरी था। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन इन्हें कहा जाता है, और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विलीज कहा जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी उत्पत्ति के लिए कई सारी स्थितियां हैं, जैसे बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, मतलब क्या बोलते हैं विषुवत रेखा के आसपास। कोरिओलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, समुद्री तल क्षेत्रों में ऊपरी अपसरण। अब देखते हैं कि वह स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंच जाता है उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है, चूँकि लैंड पर ही वहीं से लैंड करता है। आर्द्रता देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। अब देखते हैं संतृप्त वायु। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। 45% सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक कितना प्रतिशत होता है? तो 45% सापेक्ष आर्द्रता होता है। यानी संतृप्त वायु भी मनुष्य के लिए सही नहीं होता है। संघनन क्या है? तो जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हो, और ये 2 कारणों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी और वायु के सापेक्ष आर्द्रता। उषांक यानी कि ड्यू पॉइंट क्या है? वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्थाओं से तरल या ठोस अवस्थाओं में परिवर्तित होता है उसे उषांक कहते हैं। उषांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होता है। ओस पढ़ने के लिए उषांक का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। जब उषांक हिमांक से नीचे होता है
तब ओस के स्थान पर क्या पड़ता है, पाला पड़ता है, जैसे आलू का फसल खराब हो जाता है। कोहरा क्या है, फॉग, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं का रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उषांक से नीचे का वायु तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अभी तो कुछ दिन पहले दृश्यता 50 मीटर भी नहीं था। धुंध यानी मिस्ट, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल क्या है, बादल मुख्यतः हवा का रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अल्प घनत्व मतलब घनत्व कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल में ही तैरते होता है। पछाम बादल जो है से पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान दिखाई पड़ते हैं और हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। इनकी जो निर्माण होता है 8000 से 12000 मीटर पर होता है। कंपासी बादल, ये रुई के समान दिखते हैं। ये 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। इसका शीर्ष गुंबद नुमा होता है। अब देखते हैं, एगो अस्तरी बादल होता है, परतदार चादर जैसे लगते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वर्षा बादल, ये बादल काले तथा गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये पृथ्वी के काफ़ी सतह काफ़ी नज़दीक बनते हैं और सूरज की किरणों के लिए बहुत अपारदर्शी बादल होते हैं। 4 मूल रूपों बादल निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, पछाब अस्तरी, पछाब कपासी, मध्य ऊंचाई के बादल, अस्तरी मध्य या कपासी मध्य, कम ऊंचाई के बादल, अस्तरी कपासी स्तरी वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा का बादल। नेफ्रोस्कोप एक यंत्र है जो बादलों की दिशा एवं गति को मापता है। अब संवहनीय वर्षा क्या, घनघोर जब वर्षा होगा उसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा क्या होती है, जब जलवाष्प पे लदी हुई गर्म वायु किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे वायु क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे वर्षा होता है। जैसे गारो खासी जयंतिया के जो पहाड़ी है वहाँ वर्षा होती है मेघालय में। चक्रवाती वर्षा क्या है, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा या बतागरी वर्षा कहते हैं। वर्षण क्या है, जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होगा तो उसे वर्षा कहते हैं। जब 0 डिग्री से कम होता है तो वर्षण हिमतलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ या छोटे गोलाकार ठोस इकाई परिवर्तित होती है तो ओला पत्थर कहते हैं। अब बादल फटना जो देखते हैं, जब भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है तो उसको बादल फटना, लगता है कि पूरा पानी उछल दिया है। चक्रवात क्या है, चक्रवात के केंद्र में कम दाब होता है और हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। ठीक है। चक्रवात में वायु चलने की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून चक्रवात का उदाहरण है। प्रति चक्रवात इसका उल्टा होता है। केंद्र में वायु दाब, जो केंद्र में दाब होता है वो अधिक होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जिसके चलते जो चक्रवात होता है वो खत्म हो जाता है। और इसमें वायु की जो दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। फिर से इसको देख लेते हैं। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम क्या होता है, साफ हो जाता है। दिशा वगैरह सब तो ही है। तड़ित झांझा में टॉर्नेडो क्या है, यह अल्पकालीन भयानक तूफान होता है जो कि कम क्षेत्रफल तक सीमित रहता है और वहाँ पे विध्वंस कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। तड़ित झांझा से कभी कभी वायु आक्रामक में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करता है और वहाँ पे बहुत भयानक विनाशकारी होता है, क्योंकि केंद्र पर दाब जो होता है अत्यंत कम हो जाता है। इस घटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांश में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर अगर टॉर्नेडो होगा उसको जल स्तंभ कहते हैं, कहा कि पानी को बहुत ऊपर कर देता है। टॉर्नेडो जल एवं स्थल दोनों पर उत्पन्न होता है और स्थानीय हवाओं का वेग इसमें 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है।
ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है, जो तेज झांझा होता है। और हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक महासागर में उठने वाले तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर, मतलब वेस्ट इंडीज चारों ओर भयंकर चक्रवाती तूफान है, उनको हरिकेन कहा जाता है। इनकी गति 121 किलोमीटर, जबकि टोर्नेडो की गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाले तथा चीन सागर में चलने वाले चक्रवाती कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसका स्पीड 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 दो ठो आएगा।